इस वीडियो में हम G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप ऑफ 20 क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर शामिल है, ये ग्रुप ऑफ 20 कैसे बनता है और ग्रुप ऑफ 20 जो है किन इश्यूज़ पर फोकस करता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे काम करता है। और इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि इसके ऑपोजिट जो नया ग्रुप है G20+, वो ग्रुप क्या है, उनमें कौन सी कंट्रीज़ शामिल है। और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे हम ये समझते हुए कि ग्रुप ऑफ 20 का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रोल है वो क्या रह सकता है, ये कहाँ पर स्टैंड कर सकता है या इसकी पोजीशन करंटली क्या चल रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को किस तरह से जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि G20 क्या है। G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है। इसमें 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, यानी 19 कंट्रीज़ मेंबर होंगी और उसके साथ एक यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है और टोटल मिलाकर जो है G20 बनता है। फिर इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल है। G20 ग्रुप इतना इम्पोर्टेंट ग्रुप है, अगर हम डाटा देखें तो उससे पता चलता है जैसे कि 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो ये ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है और दुनिया की जितनी भी GDP है उसका 85% इसी ग्रुप के पास है। और जितनी भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होती है वो 80% इन्वेस्टमेंट ये कंट्रीज़ का ग्रुप करता है। और जो भी ग्लोबल ट्रेड होता है दुनिया में 75% ग्लोबल ट्रेड इसी ग्रुप के द्वारा होता है। तो ये डाटा हमें ये बताता है कि कितना इम्पोर्टेंट ग्रुप है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेवल पर, ट्रेड फाइनेंस को लेकर और इवन वर्ल्ड पॉपुलेशन को भी लेकर ये ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट है। G20 ग्रुप एक इस तरह का इंटरनेशनल फोरम है यहाँ पर गवर्नमेंट्स या सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो मिलते हैं बैठ के और वो चर्चा करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, नेगोशिएशन करते हैं ताकि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको किसी तरह से इन्फ्लुएंस किया जा सके। ये ग्रुप ऑफ 20 जो है मेनली करता है। G20 के मेंबर्स कई सारे हैं। अगर ऐसे मैं लिस्ट आपको दिखाऊंगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप याद ही नहीं रख पाएंगे क्या है, लेकिन आप इस तरह से अगर देखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा G20 के मेंबर्स को समझना। देखिए G20 में G7 के सभी मेंबर्स आते हैं। G7 में आपको मेंबर याद करने पड़ेंगे, कोई और चारा नहीं है। G7 में कौन से मेंबर्स हैं? UK, US, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, ये G7 के मेंबर है। और G8 इसके साथ मिल जाता है रशिया अब क्योंकि G8 का मेंबर नहीं है तो ये ग्रुप जो है अब G8 से G7 बन चुका है। ये आपने ध्यान में रखना है। जब आपको G8 याद हो जाएंगे, G8 मेंबर्स याद हो जाएंगे तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी बाकी के मेंबर को भी याद करने में। देखिए अब G8 के अलावा जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो कौन कौन से आते हैं? इंडिया और चाइना जो हमारे क्लोज है उनको हम समझ सकते हैं कि इंडिया और चाइना ठीक है। और 2 मेंबर्स ऐसे हैं जिनके साथ साउथ लगता है जैसे कि साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। एक तो यूरोपियन यूनियन मेंबर हो गया, ये आप कभी नहीं भूलोगे। और इसके साथ फिर मिलता जुलता साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका के साथ मिलता जुलता नाम है वो है सऊदी अरेबिया। तो इस तरह से आप कुछ नाम जो है याद कर सकते हैं। G20 के मेंबर्स के नाम याद करने ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि इनमें से कौन से मेंबर G20 के हैं या नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो G20 मेंबर्स याद आपने ध्यान से करने हैं और G20 मेंबर्स को इस तरह से याद करने से हमें G7 मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम भी याद हो जाते हैं। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ें जो है हासिल कर लेंगे। G20 के मेंबर्स इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं G20 कैसे बनता है, इसका ओरिजिन कैसे होता है। देखिए जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आता है 1997-98 के टाइम पर, तब ये महसूस किया जाता है कि हमें एक ग्रुप की ज़रूरत है, G20 ग्रुप की ज़रूरत है। G20 मतलब कि कुछ कंट्रीज़ को हमें मिलाकर साथ में चलना होगा ताकि ये जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया ऐसा कोई और क्राइसिस हम दोबारा ना देखें, हम जो है ग्लोबल इकोनॉमी को किसी तरह से रेगुलेट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। तो उसके लिए हमें जो है बहुत बड़ी जो पावर्स हैं उनको साथ में लेकर चलना होगा। ये G20 की नीड फेल की जाती है जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। लेकिन G20 ग्रुप को सबसे पहले जब पता चलता है कि कब लेकर आना चाहिए या सबसे पहले इसकी चर्चा चलने लगती है जब G7 का सुमित होता है, कॉलगन सुमित 1999 में, तब उसमें जो है इस चीज़ की डिस्कशन चलती है। फिर फाइनली जब G7 का फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है 26 सितंबर 1999 को, तब G7 को फॉर्मली इस्टेब्लिश कर दिया जाता है।
तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट की डेट ये रही 26 सितंबर 1999। इसको आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट G20 समिट फिर बर्लिन में किया जाता है दिसंबर 1999 में, और वहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है जर्मनी के, कनाडा के, वो होस्ट करते हैं फर्स्ट G20 समिट को मिलकर। अब हम बात करते हैं कि G20 काम कैसे करता है, इसकी फंक्शनिंग कैसे चलती है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती है, हर कंट्रीज़ में हर साल रोटेट होती है। लेकिन इसको ना रोटेट करने का भी इन्होंने मेथड डिवाइस किया है कि किस तरह से रोटेट होगी। तो ये क्या करते हैं, जो 19 कंट्रीज़ है उनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो हर साल एक ग्रुप में से किसी एक कंट्री को प्रेसिडेंसी दी जाती है। जब एक ग्रुप की बारी ख़त्म हो जाती है तो फिर दूसरे ग्रुप को प्रेसिडेंसी दी जाती है। एक ही ग्रुप में जो 4 कंट्रीज़ आ रही है उन सभी को प्रेसिडेंसी नहीं मिलेगी, अगले साल फिर किसी और ग्रुप को मिलेगी। जैसे कि पहले ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया को मिल गई, ग्रुप 2 में फिर इंडिया को मिल गई, ग्रुप 3 में अर्जेंटीना को, ग्रुप 4 में फ्रांस और ग्रुप 5 में चाइना को मिल गई। देन फिर ग्रुप 1 की जब बारी आएगी उनमें से किसी एक कंट्री को जो है प्रेसिडेंसी मिल जाएगी। ये प्रेसिडेंसी इंपॉर्टेंट है और प्रेसिडेंसी रोटेट करती रहती है। जैसे मैंने बताया, इंडिया जो है ग्रुप 2 में आता है और इंडिया के साथ 3 और कंट्रीज़ आती है, रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की। ये आपने ध्यान में रखना है। सो इस तरह से प्रेसिडेंसी काम करती है और प्रेसिडेंसी के चलते हुए ही फंक्शनिंग जो है हो पाती है, क्योंकि G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। यानी G20 एक ऐसा ग्रुप है जिसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ये एक ग्रुप है, ये कोई, हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंस्टीट्यूशन है। ना ये ऑर्गेनाइजेशन है ना कोई ये इंस्टीट्यूशन है, ये एक ग्रुप है। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है। तो इसलिए G20 की प्रेसिडेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस भी कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होगी वो कंट्री की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आने वाले टाइम पर जो भी G20 का समिट होगा उसका एजेंडा ध्यान में रखे, ठीक है, बाकी मेंबर्स के साथ कंसल्ट करे और नेगोशिएट करे कि किस एजेंडे पर, किस डिसीजन पर हम जो है इस बार काम करने जा रहे हैं, फोकस करने जा रहे हैं। इसलिए प्रेसिडेंसी का वर्क और उसकी रोटेशन कैसे करती है ये सारी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंसी इंपॉर्टेंट है G20 के काम में, क्योंकि इसकी कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब हमने ये समझना है कि G20 के जो प्रेसिडेंसी सिस्टम तो काम करता है, उसमें एक और चीज़ काम करती है, वो है ट्रॉइका सिस्टम। अब G20 में ट्रॉइका सिस्टम क्या है? ट्रॉइका सिस्टम क्या होता है कि हर साल आपको, जैसे मैंने बताया, कि किसी नई कंट्री को ही प्रेसिडेंसी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 2018 में अर्जेंटीना को G20 की प्रेसिडेंसी दी जाती है। अब अर्जेंटीना के पास प्रेसिडेंसी तो आ गई, लेकिन अर्जेंटीना अब ये नहीं है कि अपनी मनमर्जी करे या सब कुछ डिसीजन अपने बिहाफ पर ले। तो क्या किया जाएगा कि अर्जेंटीना अभी नया नया आया है, नई प्रेसिडेंसी मिली है, तो ये प्रीवियसली जो प्रेसिडेंसी थी यानी कि 2017 में ये जर्मनी के पास थी, तो उसके साथ हैंड इन हैंड काम करेगा, उसके साथ मिलकर जो है काम करेगा। लेकिन सिर्फ जर्मनी के साथ ही नहीं, इवन जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी यानी 2019 में जापान के पास आनी थी उसके साथ भी मिलकर काम करेगा। तो ये 3 कंट्रीज़ जो है मिलकर काम करते हैं, चाहे प्रेसिडेंसी एक कंट्री के पास करंटली होती है, एक पिछली प्रेसिडेंसी वाली कंट्री और एक जो आने वाली प्रेसिडेंसी वाली कंट्री है और एक जो करंट है, ये तीनों मिलकर काम करती है। इन तीनों के मिलकर काम करने को या इस सिस्टम को ट्रॉइका सिस्टम कहा जाता है। ये इसलिए भी सिस्टम रखा जाता है ताकि एक ना कंसिस्टेंसी बनी रहे, एक रप्चर ना आ जाए कि कोई नई कंट्री को प्रेसिडेंसी मिली है और पिछली जो प्रेसिडेंसी जो काम कर रही थी या जो इश्यूज़ रह गए वो कंटिन्यू ना हो पाए। तो उस एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए, एक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए इन ग्रुप 20 में ये ट्रॉइका सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये ट्रॉइका सिस्टम इस तरह से चलता है। अब हमने समझना है कि G20 किन इश्यूज़ पर बात करता है। हमें ये इशू समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इससे समझ पाएंगे कि G20 ग्रुप बना क्यों है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ध्यान में रखते हुए बना था। एक्चुअली ये वैसे तो ग्लोबल इम्पोर्टेंस के जो भी इशू है उस पर फोकस करता है, लेकिन लार्जली जो फोकस करता है ग्लोबल इकोनॉमी के इशू को फोकस करता है, क्योंकि हमें पता है कि जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उसको ध्यान में रखते हुए ही G20 ग्रुप बनाया गया था कि किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस को हम ना देखें दोबारा। तो ग्लोबल इकोनॉमी के इशू जो है वो डोमिनेट करते हैं G20 के समिट पर कि कैसे इसको और भी ज़्यादा रेगुलेट किया जा सकता है या ग्लोबल इकोनॉमी ऑर्डर को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो G20 ग्लोबल इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन जैसे जैसे ही प्लेटफॉर्म बढ़ता जाता है ग्लोबल इकोनॉमी के इश्यूज़ को ठीक है रेगुलेट कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ और भी इश्यूज़ पर ध्यान देने लगते हैं, जैसे कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स पर, टैक्स फिस्कल पॉलिसी पर, ट्रेड, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट के इशू पर, एनर्जी
क्लाइमेट चेंज, इवन ग्लोबल हेल्थ पर भी। और अब तो 2030 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है वो भी G20 उस पर भी फोकस कर रहा है। करप्शन पर, टेररिज्म पर, ऐसे इश्यूज़ पर भी जो है G20 फोकस कर रहा है। तो G20 डिफरेंट इश्यूज़ पर फोकस कर रहा है, लेकिन इसका मेन जो एजेंडा है या मेन थिंग है जिस पे फोकस वो करेगा वो ग्लोबल इकोनॉमी पर ही फोकस करेगा। अब नेक्स्ट है G20 समिट, कि G20 समिट अभी रिसेंटली जो हुआ था वो नवंबर 2020 में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो सऊदी अरेबिया ने इसे कन्वीन किया था, रियाद सऊदी अरेबिया ने। ये वर्चुअली हुआ था क्योंकि पैंडेमिक का टाइम है, अब लीडर्स ज़्यादातर वर्चुअली ही समिट कर रहे हैं। तो इस समिट को इंडिया ने यहाँ पर एक सुझाव दिया कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में जब ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा तो हम एक जो है सभी मिलकर न्यू ग्लोबल इंडेक्स निकालेंगे। ये न्यू ग्लोबल इंडेक्स क्या है? ये न्यू ग्लोबल इंडेक्स 4 पिलर पर बेस होगा, जो टैलेंट पे फोकस करेगा, टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा, ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करेगा और ट्रस्टीशिप टुवार्ड्स द प्लैनेट उस पर फोकस करेगा। ये 4 पिलर्स पर जो है न्यू ग्लोबल इंडेक्स फोकस करेगा। अब G20 समिट जो 2021 में होगा वो रोम यानी इटली में कराया जाएगा, जो G20 2021 समिट होगा। तो ये आपके G20 समिट को लेकर करंट अफेयर्स भी रहे। अब हमने बात करनी है G20 प्लस ग्रुप क्या है और ये G20 से कैसे अलग है। देखिए G20 डेवलपिंग नेशन, जहाँ जिसको G21 भी कहते हैं, कभी कभी इसको G23 कह देते हैं, आजकल इसको G20 प्लस से नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। ये डेवलपिंग नेशन का एक ग्रुप है। तो इसमें 23 मेंबर्स आते हैं करंटली, आने वाले टाइम पर बढ़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 20 अगस्त 2003 में इसे इस्टेब्लिश किया जाता है। ये G20 प्लस ग्रुप अब क्या है? G20 प्लस ग्रुप 2003 यानी सितंबर 2003 में जब 5th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है WTO की, कैंकन मैक्सिको में, तो तब इसकी बात आती है कि हमें ऐसा कोई ग्रुप इस्टेब्लिश करना चाहिए या ऐसा ग्रुप होना चाहिए। तो इसको तब इमर्ज होता है G20 प्लस का ग्रुप। अब ये इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इमर्ज होता है, और इमर्ज होने का कारण ये है कि जो G20 में कुछ डेवलपिंग नेशंस थे, जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ होगी, इन्होंने मिलकर एक फ़ैसला किया कि जो देखो हमने G20 ग्रुप तो बनाया है ताकि हम ग्लोबल इकोनॉमी को फोकस कर सकें, फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सके। फिर भी हम देखते हैं कि जो G20 में मेजर पावर्स हैं, बड़ी कंट्रीज़ है, ग्रेट पावर्स है, वो अभी भी प्रोटेक्शनिज़म की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। प्रोटेक्शनिज़म की पॉलिसीज़ क्या होती है? प्रोटेक्शनिज़म की पॉलिसी वो होती है जब एक कंट्री क्या करती है, जब कोई दूसरी कंट्री से फॉरेन गुड्स आते हैं उस पे हैवी टैक्स लगाती है ताकि डोमेस्टिक जो उसकी अपनी कंट्री के डोमेस्टिक गुड्स है उसके साथ वो compete ना कर सके। तो G20 के प्लस के यानी डेवलपिंग नेशन को ये शिकायत थी कि ये जो मेजर पावर फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने की बात करती है, फ्री ट्रेड की बात करती है, ट्रेड को और भी लिबरलाइज बनाने की बात करती है, लेकिन ये बात ही करती है ऐसे फोरम पर G20 जैसे, लेकिन हम देखते हैं कि प्रैक्टिस में इनकी कंट्री की जो ट्रेड पॉलिसीज़ है वो प्रोटेक्शनिज़म को फॉलो कर रही है। तो इस चीज़ से नाराज़ होकर इन्होंने एक G20 प्लस डेवलपिंग नेशन का ग्रुप क्रिएट किया, ना कि जो एक अलग फोरम बने जो इन इश्यूज़ पर भी बात करे, जो डेवलपिंग नेशंस को भी ध्यान में रखते हुए बात करे। G20 जो है वो नहीं कर रहा है, तो ये G20 प्लस करता है। तो इसमें ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री है, ट्रेड लिबरलाइजेशन की डिमांड करती है G20 कंट्री से। अब लास्ट हम कंक्लूजन पे आते हैं और देखते हैं कि G20 जो ग्रुप है एक्चुअल में उसका क्या रोल है। G20 देखिए, सबसे पहली बात तो है कि इसके पास कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म नहीं है। हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और भी जो भी कोई ग्रुप हो, कोई भी फोरम हो, उसके पास एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म की कमी होती है। G20 के पास भी कमी है, इसलिए जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी भी मेंबर्स कंट्री पर। तो इसलिए जो भी डिक्लेरेशन की जाती है वो डिक्लेरेशन ही ले जाती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता क्योंकि लीगली बाइंडिंग नहीं है। हर कंट्री की अपनी मर्जी है कि G20 में जो फैसला लिया गया है उसको उन्होंने अपनी कंट्री में बाय मेकिंग लॉ उसे इम्प्लीमेंट करना है, एनफोर्स करना है या नहीं करना है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से G20 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोरम बना है
इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि G20 की कोई वैल्यू नहीं, यस इट हैज़ वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रुप बना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेवल पर। तो इससे उम्मीद काफ़ी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि G20 शायद कुछ आने वाले टाइम पर बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सो G20 अभी ग्रुप जो है राइजिंग पावर है, एक इस्टेब्लिश पावर तो नहीं कह सकते, लेकिन इमर्जिंग पावर है, राइजिंग पावर है, जो हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल ऑर्डर है, खास करके जो इकोनॉमिक ग्लोबल ऑर्डर है, यानी जो ट्रेड व्यापार हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको इन्फ्लुएंस भी कर सकता है और उसमें किसी तरह की कंट्रीब्यूशन भी दे सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं G20 एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।